हैदराबाद का एक स्टूडेंट अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है। रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि विटामिन डी की कमी होने पर अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। करीबन 145 करोड़ लोग इस कंट्री में रहते हैं। India today becomes the most populated country in the world, and the people of the country are facing the most cramped situation around the roads of the country. As you can see from this graphic, while India's population continues to rise, domestic food production is unfortunately on the decline. पेट भरने के लिए यहाँ पर चावल, दाल, गेहूं वगैरह का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है क्योंकि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसके बावजूद कुछ कदम चलने पर ऐसा लगता है जैसे पाँव में दम ही नहीं, घर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जा रही। ऐसे लग रहा है जैसे कि आए दिन कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि उनके जमाने में अगर एक असली अंडा खा लिया जाए तो दिन भर कोई और चीज खाने की जरूरत ही नहीं होती। और आज ऐसे लगता है जैसे अगर किसी एक वक्त का खाना नहीं मिला तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, जैसे बैटरी खत्म सी हो गई है, चार्ज करने की जरूरत है। ह्यूमन इवोल्यूशन के इतिहास में सबसे ज्यादा वीकनेस इसी पीरियड में देखी गई है, अब जिसके कई रीजन है, जैसे ब्रेन मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल रिलायंसेस वगैरह। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा खाना, जो हम रोज खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरा सोचिए, अगर इस खाने की ताकत को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, किस तरह हम काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे। आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान की तकरीबन आबादी अपनी भूख मिटाने के लिए एग्रीकल्चरल फूड पर डिपेंड है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि फसल ज्यादा और जल्दी उग जाए। लेकिन इसी चक्कर में क्वालिटी ऑफ फूड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसके चलते हमें भरपेट खाना तो मिल जाता है लेकिन हम अंदर ही अंदर हिडन हंगर का शिकार हो जाते हैं। अब मॉडर्न इंडिया की डाइट का जब डेटा सामने आता है कि खाने में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को ताकत फराहम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन B12, आयरन वगैरह। अब बड़ी तादाद में जो यील्ड उगाने के लिए केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जैसे PGRS यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि प्लांट्स के लिए ग्रोथ टॉनिक्स का काम करते हैं। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड करके एक केमिकल है जो कि फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है ताकि क्रॉप के साइज और खेती को कई गुना बढ़ा दे। अब ये आर्टिफिशियल केमिकल्स खाने की मात्रा को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन बदले में खाने की 60% ताकत को खत्म कर देते हैं। और जब हम इस खाने को खाते हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन वो ताकत नहीं मिल पाती जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। सूरज से आने वाली किरणें हमें विटामिन डी देती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरी तरकारी, चावल वगैरह से ही पूरे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे प्रोडक्शन को भी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि सबकी जरूरत को पूरा किया जाए। लेकिन वो ताकत कहाँ से लाई जाए जो हमारे लिए जरूरी है। और अगर हम बात करें पूरी तरीके से नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर डिपेंड होने का, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, जिसके कई फैक्टर्स हैं। इतनी ज्यादा आबादी को अगर देखें तो नेचुरल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू केमिकल प्रोडक्शन। अब आप देखिए, इतनी ज्यादा आबादी का पेट भरा कैसे जा रहा है। दरअसल इसके लिए अमोनिया की हेल्प ली जा रही है। देखिए, अमोनिया एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे दुनिया के 50% लोगों की भूख मिटाई जा रही है, और इसे नेचुरल गैस की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। यानी अगर गैस की सप्लाई किसी तरह रुक जाए तो दुनिया का 50% फूड प्रोडक्शन रुक जाएगा। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल गैस के जरिए बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स यूज करने में दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूजर्स में सेकेंड नंबर पर आता है। अब फर्टिलाइजर सिर्फ यहाँ खाने पर इफेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिसमें NPK कहा जाएगा। लेकिन इनके अलावा फसल को कुछ और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो कि नेचुरल सॉइल के थ्रू मिलते हैं। इन फर्टिलाइजर्स के अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाया जाए। अब ये पेस्टिसाइड्स खाने में रह जाते हैं और पेट में जाने के बाद खाने की जो ताकत होती है उसे बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण सामने आता है हिडन हंगर का।
अब ये पेस्टिसाइड्स मिट्टी को इतना खोखला कर देते हैं कि मिट्टी, फल और तरकारियों को वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंचा पाती। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने तो इसके बारे में सुना ही होगा। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, सबकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि खाने और इंसानी जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। आर्टिफिशियल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इसकी कमी के कारण इंसानी जिस्म बीमारियों से लड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बीमारियां माहौल में फैल जाती हैं। और इन सब के चलते हमें मैल न्यूट्रिशन जैसे डिजास्टर का सामना भी करना पड़ता है। और जब इन सब को रोकने का तरीका बताया गया, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है अगर हम आबादी को देखें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो क्या ये इतना आसान है? हमारी कंट्री में कई ऐसे बड़े बड़े मॉल्स अगर आप देखें तो वो ये दावा करते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन जो है वो सॉलिड ऑर्गेनिक है। अब ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ऑर्गेनिक फूड होता क्या है? देखिए, ऐसी खेती जिसमें ना तो किसी आर्टिफिशियल केमिकल का यूज किया गया है, ना ही उसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो बीज उगाए जाएंगे हाइब्रिड नहीं होंगे। अगर हाइब्रिड बीज को डाला गया तो उसे हम प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं कह सकते। और ज्यादातर मार्केट्स में जो फूड मिलते हैं ऑर्गेनिक नाम करके, वो उनकी पैदावार का जो प्रोसेस होता है वो तो ऑर्गेनिक ही देखा जाता है, लेकिन जो बीज यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड बीज, सीड यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं होते। क्योंकि ये जो बीज होते हैं वो मिट्टी से जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, पोटेशियम वगैरह को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब और अगर सब कुछ ठीक रहा तब भी एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिट्टी। अगर मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पाए गए, मिट्टी में वो ताकत ही नहीं है, तब जो प्रोडक्शन निकल कर आएगा उसकी गारंटी नहीं दे सकते हम कि ये प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट भी मैटर करता है कि यहाँ पर कितने साल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज किया गया है और ये पूरी तरीके से रिकवर हुई है या नहीं। अब एक और सवाल आता है कि इंडिया, हिंदुस्तान क्या पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रेडी है? इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, जिसकी 80% जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लिए डिनोट कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यहाँ की जमीन तेजी से इनफर्टिलिटी का शिकार हो रही है बिकॉज ऑफ एग्जेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे हो गया नेचुरल कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और क्रॉप रोटेशन। अगर हम कुछ 50-60 साल पीछे जाएं, हमारी खुद की कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही देखने को मिलती थी, जहां पर गोबर का इस्तेमाल हो रहा है खाद के लिए, जो कि खाद के लिए बेहतरीन चीज मानी जाती थी। हमारे पास एक और एक एग्जांपल है सिक्किम। Sikkim is the world's first is 100% organic state. A news report highlights its total dependence on eco-friendly and sustainable farming. लेकिन फिर भी एक चैलेंज हमारे पास सामने आता है, वो है पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए किस तरह उतना ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सके। तो देखिए, ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगर अचानक से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दें तो बहुत पॉसिबल है कि हम फैमिन का शिकार हो जाएं। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोसेसेस सेट करने होंगे, सॉइल की क्वालिटी को रिस्टोर करना है और धीरे धीरे हो सके तो फूड इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और बीज, खाना वगैरह रिस्टोर करने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर कंट्री के हर स्टेट में रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारे सामने कोई मुश्किल ना आए। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कि इस सेक्टर में वो ट्राई करें। गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल पीएम प्राणम करके हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका मकसद है सॉइल की जो क्वालिटी है उसको रिस्टोर करना और एनवायरमेंटल डिजास्टर जो हमें देखने को मिला है उसको किसी तरह कम करना है, जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स इट, जो कि पॉसिबल है अगर सब मिलकर काम करेंगे और वर्क फोर्स को बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। कई ऐसे लाखों युवा जो आज अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनको इस सेक्टर में मौका दिया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी।
सके ज्यादा से ज्यादा जमीन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जितनी हो सके वर्क फोर्स बढ़ा ही जाए। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के टूवर्ड्स भी एक स्टेप लिया जा सकता है, जहां पर घर बैठे औरतों को भी कुछ काम दे दिए जाए, जिससे जो एक बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन का उसको ओवरकम किया जा सकता है थ्रू अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ फूड एवरी ईयर इन द कंट्री। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर काम करेंगे। जितनी ज्यादा तबाही ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लाते हैं सॉइल में, एनवायरनमेंट में, उसका कोई जवाब ही नहीं। आजकल जो इतनी ज्यादा बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जो कि न सिर्फ हमारी बॉडी को कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं, बल्कि वो साथ ही साथ बीमारियों को भी न्योता देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे। तो इस वीक एवोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट किया जाए, और हर स्टेट में गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो भी हिम्मत करके इसमें रोल प्ले करे। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट किसान इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें साथ की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर साथ दें तब जरूर ये पॉसिबल हो पाएगा। और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम की तरफ सारे इंडियन स्टेट्स में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को देख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जिनका मकसद है इवोल्यूशन और अवेयरनेस को फैलाना इन द इंडियन कंट्री।